प्रिय छात्रों को मैं अभी गद्य पाठ के लिए यही स्वागत कर लेता हूँ। आपके यूनिट 1 में अंतिम एक पाठ है, वह रस आखेटक, और अन्य 2 निबंधों को मैंने अभी तक पूर्ण किया है। रस आखेटक वह कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखित एक ललित निबंध है। वह एक ललित निबंध है। वह ललित निबंध हमें आज पढ़ना है। पहले ललित निबंध या निबंधकारों में सिद्धहस्त हैं कुबेरनाथ राय जी, और वह निबंध भावात्मक निबंध शैली का ही एक रूप है। ललित निबंध मनोरम, सरस, चित्ताकर्षण एवं स्निग्ध लेखन शैली को द्योतित करता है। इसमें विषय की सीमा नहीं होती। तरंग में बहकर अनेक संदर्भों को समेटे हुए भावोच्छ्वास में जो लिखता है वह चारुत्व एवं लालित्य से संवलित होकर ललित निबंध का रूप धारण कर लेता है। ऐसी एक विशेषता है ललित निबंध की। रस आखेटक ललित निबंध को पढ़ने के पहले हमें उसका लेखक कुबेरनाथ राय जी का परिचय हमें करना चाहिए। पहले कुबेरनाथ राय का परिचय कर लेंगे, बाद में उनके द्वारा लिखित निबंध को पढ़ेंगे। कुबेरनाथ राय का जन्म 30 जनवरी सन 1935 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मतासा नामक ग्राम में हुआ है। अध्ययन और लेखन के प्रति अभिरुचि इन्हें विरासत में मिली है। विरासत में अर्थात पूर्वजों से अनुवंशीय रूप से उन्हें मिली है। पितामह ने कलकत्ता से निकलने वाले पत्रों का संपादन किया। अतः इसके पहले उनके पितामह किन्हें कहते हैं? पिताजी का पिता व पितामह है। वह पितामह ने कलकत्ते से निकलने वाले पत्रों का संपादन किया था। पिता संस्कृत के गंभीर अध्येता थे। अरे एक और उनका पितामह संपादक का काम करता था, और उनका पिता भी वह क्या है? वह संस्कृत के गंभीर अध्ययन करने वाले अध्येता थे। हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं विज्ञान विषयों के साथ क्वींस कॉलेज वाराणसी से और बीए परीक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और एमए परीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। अतः कुबेरनाथ राय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा सभी शिक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षाएं विज्ञान विषयों के साथ क्वींस कॉलेज वाराणसी में किया था। क्वींस कॉलेज वाराणसी में उसने किया था। बीए परीक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और एमए भी उसने किया है। वह एमए परीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है। आरंभ से ही इनमें साहित्य सर्जन के प्रति रुचि रही। अतः उनके आरंभ से कहने का विद्यार्थी जीवन में ही उसने साहित्य रचना के बारे में अधिक रुचि रखी थी। निबंध इनकी प्रिय विधा है। साहित्य में निबंध उनके प्रिय विधा है। अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनके निबंध प्रकाशित होते रहे। सन 1959 और 1959 से 1966 तक ये नलवारी कॉलेज नलबारी व असम है में प्राध्यापक एवं अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष रहे।
1959 से 1986 तक नलवारी कॉलेज नलबारी व समय में प्राध्यापक एवं अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष रहे, एचओडी रहे। सन 1986 से स्वामी सहजानंद कॉलेज गाजीपुर में प्राचार्य पद पर कार्य कर रहे हैं। अर्थात प्रिंसिपल के रूप में, प्राचार्य प्रिंसिपल के रूप में वे काम करते हैं। भारत के साहित्यिक सांस्कृतिक ग्रंथ रामचरितमानस और महाभारत इनके प्रिय ग्रंथ हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं प्रिया नील कंठी, रस आखेटक, गंध माथन, निषाद बांसुरी, विषाद योग, वर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, मणिपुतुल के नाम, दृष्टि अभिसार, त्रेता का वृहत्सम, राम कथा, बीज और विस्तार आदि उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं या प्रकाशित पुस्तकें हैं। इनके अनेक रचनाओं को विभिन्न संस्थाओं और प्रदेश सरकारों ने पुरस्कार एवं सम्मानित किया है। कई पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं उनके साहित्य के लिए। कुबेरनाथ राय की विशेष प्रसिद्धि ललित निबंधकार के रूप में है। अर्थ साहित्य में ललित निबंधकार के रूप में हम देखते हैं कुबेरनाथ राय को। कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी के ललित निबंधों में व्यक्त लेखक निजीपन सार्वजनीन बनकर प्रस्तुत होता है। प्रकृति और मानव जीवन उनमें अनायास अनुसूत रहते हैं। इस प्रकार के निबंधों में कुबेरनाथ राय ने लेखकीय वैयक्तिकता के साथ आत्मीयता और मार्मिकता को आवश्यक मानकर उसकी 3 विशेषताओं की ओर संकेत किया है। अखंड विश्वदृष्टि, मुक्त निबंध, पकड़पन और सामान्य में निहित विशेष की तलाश, ये उनके प्रमुख निबंध हैं। निबंधों में विशेषता है। कुबेरनाथ राय के निबंधों की उपलब्धि भारतीय संस्कृति में आर्यतर तत्वों का महत्व रेखांकित करने तथा रामकथा के अनेक प्रसंगों की मौलिक व्याख्या प्रस्तुत करने में है। संस्कृति के साथ इतिहास की नवीनतम बोध की दिशा द्वारा लेखक और पाठक के मध्य सहज आत्मीयता स्थापित करने का कार्य इन निबंधों ने किया है। इनके निबंधों में विषय और संदर्भों की पर्याप्त विविधता है। इनके कुछ निबंधों में जहां लालित्य, सहजता और रोचकता है, वहीं कई निबंध गंभीर एवं पांडित्यपूर्ण है। प्राचीन मिथकों की सर्जनात्मक व्याख्या इनके निबंधों की एक अन्य विशेषता है। इनके निबंधों में विचारों की उत्कृष्टता के साथ ही महाकाव्यात्मक गरिमा, कहानी जैसी संवेदना और रोचकता एक साथ देखने को मिलती है। उनके निबंधों की विशेषता है, क्या है? उत्कृष्टता है, उसी साथ महाकाव्यात्मक गरिमा है, कहानी जैसी संवेदना है, रोचकता एक साथ देखने को मिलती है। विषाद, अध्ययन, गूढ़ चिंतन और वैचारिक प्रखरता की झलक
इनके सांस्कृतिक निबंधों में सर्वत्र मिलती है। पहिनेपन के लिए निबंधकार ने विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो लोक जीवन के विश्लेषण के लिए लाक्षणिकता और बिंब योजना का माध्यम अपनाया है। गंभीर चिंतन के अवसर पर इनकी भाषा संश्लिष्ट हो जाती है, अन्यथा एक सरलता और विशेष प्रवाह सर्वत्र बना रहता है। आत्मीयता का निर्वाह सब कहीं मानसिक बौद्धिक क्षितिज व्यापकता लिए हुए है, जिस पर लैम, हक्सले और स्ट्रेची के गद्य का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। इनके निबंध साहित्य के संबंध में राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन द्रष्टव्य है। राम स्वरूप चतुर्वेदी का द्रष्टव्य उनकी बात तो यहाँ मिलते हैं। कुबेरनाथ अथवा कहता है, कुबेरनाथ के निबंधों के में काव्यात्मक संवेदना के साथ विविध प्रसंगों को लेकर सूक्ष्म पर्यवेक्षण होते हैं। भाषा का प्रवाह बराबर समरस रहता है और बीच बीच में कुछ बौद्धिक विवेचन का क्रम बना रहता है। यात्रा प्रसंगों के साथ मानसिक ऊहापोह भी चलता है। यूं निबंध का विधान यहाँ पूरी तरह दोषप्रद बना रहता है। ये लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने यहाँ उल्लेख किया है और प्रस्तुत उल्लेख संकलन में समाविष्टि इनका रस आखेटक निबंध इस कथन पर खरा उतारता है, अर्थात उसका जो चतुर्वेदी की जो बातें हैं वह बातों को पुष्ट करने के लिए हमें यह रस आखेटक नाटक द्रष्टव्य है। सत्य तो यह है कि ये भी विद्यानिवास मिश्र की भांति उन लेखकों में हैं जिन्होंने निबंध की विधा को पूरे मनोयोग और एकांत निष्ठा के साथ स्वीकार किया है। वह निबंध का वैशिष्ट्य क्या है, कितना संतोष देता है, ये सभी हमें जानकारी के लिए उनके द्वारा लिखित रस आखेटक निबंध को पढ़ेंगे। अभी सीधे हम रस आखेटक ललित निबंध को पढ़ने के लिए जाएंगे। अभी कुबेरनाथ का व्यक्तित्व को परिचय देने का वाक्य से ही प्रारंभ होता है। कुबेरनाथ के पिताजी ने बचपन में मुझसे एक बार पूछा था। तथा कुबेरनाथ कहता है या लिखता, उनके पिता क्या करते थे, उसने एक बार बता दिया था। क्या बता दिया था? आगे चलकर क्या बनना चाहते हो? किसने? कुबेरनाथ जी के पिता ने कुबेरनाथ से प्रश्न किया, आगे तुम्हें क्या करना है, बड़ा होने के बाद तुम क्या बनना चाहते हो? तो मैंने कह दिया, कुबेरनाथ ने कह दिया, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। मैं तो सन्यासी बनना चाहता हूँ। उन दिनों मेरे दरवाजे पर अक्सर साधु सन्यासी आते रहते थे। तो वे क्यों ये बात बता देता है सन्यासी होना चाहता है? क्योंकि अक्सर अर्थात कभी उनके दरवाजे में साधु सन्यासी लोग आया करते थे और उनकी अद्भुत बातों को मैं सुनता था। कौन? उनके पिता सन्यासी लोग आकर जो बातें करते हैं उन बातों से प्रभावित होकर कुबेरनाथ ने कहा था, क्या है? मैं सन्यासी
बनूंगा, क्योंकि उन्हें सन्यासियों की जो बातें हैं वे आकर्षित हुए थे। और कभी हिमालय की, कभी झारखंड की, तो कभी गिरनार की गुफाओं की वह बातें होती थी। मैं सोचता था कि कभी झारखंड की मैं सोचता था कि ये लोग बहुत ही सुंदर जीवन व्यतीत करते हैं। अतः सन्यासियों का जीवन देखकर कुबेरनाथ ने विचार किया, वे लोग कौन, सन्यासी लोग बहुत सुंदर जीवन व्यतीत करते हैं, आनंद से जीवन बिताते हैं। मैं भी यही बनूं तो क्या हर्ज। तो सन्यासी लोग आनंद में जीवन करते तो हमें भी आनंद मिलता है। यह विचार से मैंने विचार किया। कौन कहता है? कुबेरनाथ कहता है, मुझे भी सुख मिलेगा। पिताजी मेरी बात सुनकर बहुत क्रुद्ध हुए। क्रुद्ध होना, क्रोधित होना, बहुत क्रोध आया पिताजी को। पर उन्होंने ठंडे मिजाज से ही मुझे विस्तार पूर्वक समझाया, अर्थात समाधान होकर कुबेरनाथ को समझाया कि सन्यासी होने में कोई गौरव नहीं। देखो, पिताजी तो अनुभवी है, उसने बता दिया जीवन में सन्यासी बनने से कुछ सुख नहीं है, और बल्कि अपमान ही है। अपमान, अवमान, वो अपमान होता है, अवमान होता है, इससे सम्मान तो नहीं होता है, सुख तो नहीं होता है। किसने कहा? उनके पिता ने, कुबेरनाथ के पिता ने। क्योंकि परजीवी भिक्षाजीवी बनने में कौन सी इज्जत है? तो परजीवी अथवा भिक्षाजीवी होने से, मतलब कुछ कमाना नहीं, भिक्षा मांगकर ही जीवन बताना, उनमें सुख क्या है? ये उनके पिता का विचार है। बात समझ में आई तो मैंने दूसरा चुनाव किया। दूसरा अर्थात सन्यासी छोड़कर और एक जीवन को उसने चुना। मैं प्रोफेसर बनूंगा। पहले सन्यासी बनना विचार किया, बाद में विचार किया है कि वह सन्यासी बनेगा। उन दिनों में प्रोफेसर को बड़े ऊंचे दर्जे का जीव मानता था। अर्थात उस काल में, अर्थात लेखक कुबेरनाथ के बाल्यकाल जब बीतता है, उस काल में संसार में टीचर्स या उपन्यासकार को सबसे स्टैंडर्ड बढ़ा था, तो सबसे ऊंचे दर्जे का स्थान मिलता था। इसलिए कुबेरनाथ ने वह स्थान ही चुन लिया, या वह उद्योग ही चुन लिया। मुझे क्या पता था इनमें 95% ऐसे ही हैं कि इनकी सारी बादशाहत विद्यार्थी जीवन में लिखे गए नोटों पर आश्रित है। तो वह यह भी बता देता है अध्यापक वृत्ति में होने वाली समस्या। वह कहता है कि इनमें 95% ऐसे ही, 95 अर्थात 95% प्रतिशत ऐसे ही हैं कि इनकी सारी बादशाहत विद्यार्थी जीवन में लिखे गए नोटों पर आश्रित है। अर्थात केवल विद्यार्थी जीवन में लिखने वाले नोट्स जो है, उस नोट्स पर ही आश्रित है। अरे एक्चुअली जो हम व्यवहार करते हैं वो व्यवहार नहीं है, नोट्स में किस तरह लिखा जाता है उसी तरह ये जीवन है। उन्हें नहीं मालूम था पड़ा, परंतु अब तो मालूम पड़ा है, ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು। ಅವರು ये अंग्रेजी माध्यम का इसीलिए समर्थन करते रहते हैं कि मातृभाषा माध्यम प्रतिष्ठित होने पर एक तो उन पुराने नोटों को फिर से लिखना पड़ेगा, और दूसरे यह कि लड़के कक्षा में प्रश्न करने भी समर्थ हो जाएंगे। यह एक नई झंझट सिर पर आ पड़ेगी। और दूसरी ओर मुझे यह भी तब पता नहीं था कि 100 में जो 5 असली प्रोफेसर होंगे, अरे उन्हें तो
100 में 5 असली प्रोफेसर और 95 असली नहीं। वे जीवन भर खून के आंसू रोएंगे। खून के आंसू रोना अर्थात तभी पूर्ण रूप से दुख भोगना। और शासन रावण के उस 11वें ऊर्ध्वमुख के प्रति जो उनका कुलपति बनकर अभिषिक्त होगा, उन्हें प्रतिदिन श्लोकों और अनुष्ठाप अनुष्टुप छंदों में प्रशस्ति गान करना होगा। ये सभी समस्या अध्यापक होने पर है, ये विचार तो नहीं मालूम। कुल मिलाकर कहना चाहिए तो, टोटल कहना चाहिए तो, अध्यापक वृत्ति में जो समस्याएं हैं वह प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें नहीं था। जब वो अध्यापक बना है तब उन्हें मालूम पड़ा है केवल उनका टीचर्स का जीवन 95% वह क्या है, नोट्स पर आधारित है, अर्थात केवल उन पर आधारित है, परंतु प्रैक्टिकल सेक्शन तो बहुत कम है, ये उन्हें मालूम पड़ा। इसलिए बाद में क्या होता देखिए, हे प्रधानमंत्री के सखा, मुख्यमंत्री के प्यारे मीत, हे हमारे प्रभु, तुम्हारी 10 मुख के 11वें मुख जैसी मनोहर आकृति पर सरस्वती प्रेमासक्त है। लक्ष्मी उस तुमसे रात दिन नजर लड़ाती है और पार्वती तुम्हें प्रेम पत्र भेजती है इत्यादि। उन्हें ऐसा मालूम हो रहा है प्रधानमंत्री के सखा, मुख्यमंत्री के प्यारे मित्र, हमारे प्रभु, तुम्हारे 10 मुख के 11वें मुख, कौन है, रावण, उनके 10 मुख के 11वें मुख जैसे मनोहर आकृति पर सरस्वती प्रेमासक्त है। सरस्वती अर्थात विद्या, विद्या का देवता है, तो विद्या तुम्हें प्रेमासक्त है, अर्थ आकर्षित है। लक्ष्मी तुमसे रात दिन नजर लड़ाती है। लक्ष्मी धन, पैसा रात दिन नजर लड़ाती है, अर्थात जितना चाहिए उतना पैसा नहीं, लड़ना पड़ता है। और पार्वती तुम्हें प्रेम पत्र भेजती है। पार्वती कौन है, ईश्वर की अर्धांगिनी, वह तो प्रेम पत्र भेजती है, अर्थात तो प्यार तो है, सुख तो है, परंतु पैसा तो बहुत कम है शिक्षक वृत्ति पर। ये बातें भारतीय प्रोफेसर के इस कदर्य कुत्सित जीवन का जीवन या इस अभिशप्त जीवन की कल्पना ही मुझे उन दिनों नहीं थी। अतः मैंने यूं ही कह दिया, मैं प्रोफेसर बनूंगा। पिता को मेरे उत्तर से संतोष हो गया, पर वे सावधान भी हो गए, क्योंकि मेरे परिवार में पहले ही एक सन्यासी हो चुके थे और मेरे पितामह के लघुत्तम भ्राता छात्रावस्था में ही, यानी 1910 में ही राजनीति में कूदकर अनिकेत यायावर बन चुके थे। यायावर अर्थात यात्री बन चुके थे 1910 में। पिताजी ने अपने सावधानी को आगे चलकर ठोस सक्रिय रूप भी दिया। ठोस अर्थात अद्भुत। उनकी जो कल्पना है, उनका जो प्रयत्न है, इसके लिए पूर्ण रूप से अद्भुत प्रेरणा, सक्रियता दे दिया उनके पिताजी ने। और उन बेदियों के कारण सन्यासी तो मैं नहीं बन सका, पर मन से पक्का यायावर बन गया। खंजन कोयल या बनेले हंस जैसा यायावर, जो धरती के सगुण रूप के मोह में आबद्ध होकर देश परदेश घूमता है, और यह हरितिमा, यह रूप जाल, ये हवा उधुई
उसका लाख दिल तोड़े, पर वह निरंतर रस लोलुप रस आखेट की तरह उनका पीछा करता रहा। रोष ना प्रीतम दोष लखी तुलसी, राग ही रीजी अंत में कहीं ना कहीं उस यायावर को रूप रस गंध की भिक्षा मिल हो जाती है। वह हरि हरिल जैसा यायावर नहीं, हरिल का दिल इस धरती की किसी अप्सरा ने तोड़ दिया था। उसने कसम खा ली कि वह धरती का स्पर्श ही नहीं करेगा। आज भी हारिल उड़ता उड़ता धरती पर बैठता है तो पंजे में एक तिनका लिए हुए अपने और धरती के अपने और धरती के बीच वही तिनका वोट करके रखता है। सूफी और पुरानी वैष्णव जब इस धरती की सगुण शोभा का स्पर्श करते हैं तो हारिल की तरह एक तिनका रखकर सूरदास ने इस धरती के रूप रस का स्पर्श किया था। कृष्ण को तिनका बनाकर कृष्ण को मजबूती से पकड़ कर हमारे हरिहारिल की लकड़ी मेरे कृष्ण मुझ जैसे हारिल के तिनके हैं जिन्हें मैं कसकर पकड़े हुए हूँ। परंतु मैं तो 20वीं शती का रसलोलुप यायावर हूँ। 20वीं शती का अर्थात कृष्ण राम के जो जीवन है उस काल का जीवन मेरा नहीं है। मैं तो अत्याधुनिक जीवन बिताने वाला, इसलिए वो कहता है मैं 20वीं शती का रसलोलुप यायावर हूँ। अर्थात यायावर अर्थात यात्री, अर्थात 20वीं शती का मैं तो यात्री हूँ। मैं तो प्राचीन काल का व्यक्ति नहीं। मेरी वैष्णवता सगुण की उपासना और रूप रस गंध के आस्वादन के लिए ही है। वह लिखता है रूप रस गंध के बीच वोट या तिनका बनने के लिए नहीं है, कहकर अपने वह जो ललित निबंध है उस ललित निबंध में वह लिखता जाता है उनके जीवन गाथा को। तो रस का आखेटक व रस अर्थात जीवन रस, आखेटक अर्थात शिकार, वह आखेटक शिकार करने वाला अर्थात वह जीवन रस को शिकार करते करते आगे बढ़ने वाला व्यक्ति के रूप में हमें मालूम पड़ता है। तो उनका जीवन गाथा और किस तरह आगे बढ़ती है यह विचार हम तो आगे बढ़ना है। तो आज मैं यह भाग यहीं पर समाप्त कर देता हूँ और अगला भाग अगले पीरियड में मैं आपको पढ़वा दूंगा, समझा दूंगा। तब तक मैं विराम ले लेता हूँ यह वीडियो सुनने के लिए। अतः यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद समर्पित करते हुए मैं आज का पाठ समाप्त कर देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।